हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग पीजीडीटी के कोर्स में फिफ्थ लेक्चर में हैं और हमने ऑलरेडी एमटीटी 051 जो कि आपका पहला सब्जेक्ट है अनुवाद सिद्धांत और परंपरा, इसका हमने 4 यूनिट का ऑलरेडी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आपने अगर वो चारों वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उसे देख लें। हम लोग अभी आज के लेक्चर में यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनुवाद, अनुसृजन, पुनर्लेखन एवं नवलेखन। ठीक है, तो ये वीडियो मैं थोड़ा स्लो बना रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी लोग जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है उनके लिए खास तौर पे वीडियो है। बट जो भी जुलाई 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का यूनिट 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विगत वर्षों में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं और किस किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो इसमें देखिए, छोटा चैप्टर है ये, थोड़े बहुत ही टॉपिक है इसमें। तो देखिए, सबसे पहला संक्षिप्त टिप्पणी आया है अनुवाद और पुनर्लेखन पे। एक और साल अनुवाद और अनुसृजन पे टिप्पणी लिखने को आया था। और एक क्वेश्चन आया था, अनुसृजन से आप क्या समझते हैं, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में अनुसृजन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेस बनाते हुए हम लोग आज का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवाद और अनुसृजन। साहित्य समाज को जोड़ने का काम करता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में उसके द्वारा पढ़े और गुने गए साहित्य की अहम भूमिका है। विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य को पढ़ने से उसका व्यक्तित्व बहुआयामी होता है और मनुष्य अधिक विकासशील और अधिक संवेदनशील व्यक्तित्व में ढलता है। स्पष्ट है कि सभ्यताओं के निर्माण में साहित्य की बड़ी भूमिका है और विभिन्न भाषाओं, समाजों और संवेदनों तक पहुंचने में अनुवाद की आवश्यकता है। ऐसे में अनुवाद को लेकर अनुवाद चिंतकों की चिंता बेमानी नहीं है। साहित्यानुवाद को लगभग असंभव मानकर भी अनुवाद कार्य होते रहे और अनुवादकों ने इस कार्य को अबाध रूप से करने के लिए अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों की भी खोज की। अनुसृजन उन्हीं रणनीतियों में से एक है। जैसा हम लोग साहित्य के महत्व को जानते हैं कि साहित्य का हमारे समाज में, हमारे जो विकास में क्या महत्व रहा है, हमारे विकास में या हमारे समाज के विकास में साहित्य का कितनी कितनी बड़ी भूमिका रही है। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न समाजों और विभिन्न संवेदनाओं तक पहुंचने में अनुवाद इसमें भी काफी हद तक मदद कर सकता है। एक भाषा के साहित्य को दूसरे भाषा समाज तक पहुंचाने में अनुवाद की कितनी बड़ी भूमिका है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साहित्य अनुवाद कितना मुश्किल कार्य है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जो है हमारे अनुवादकों ने अनुवाद की विभिन्न शैलियों की खोज की, विभिन्न रणनीतियों की खोज की। उन्हीं रणनीति में से एक है अनुसृजन। ठीक है, अब अनुसृजन या उसी को पुनः सृजन भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आपको अनुसृजन की जगह पुनः सृजन से भी आ जाएगा, तो वो सब एक ही है। ये अभिप्राय क्या है? अनुसृजन शब्द अनु तथा सृजन के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बाद में अथवा के पश्चात और सृजन का अर्थ है रचना, अर्थात मूल रचना के पश्चात उसकी पुनर्रचना करना। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुसृजन से तात्पर्य है सामान्य अनुवाद से परे सृजनात्मक शैली में किया गया अनुवाद। अनुसृजन अनुवाद का ही एक प्रकार है, किंतु अनुवाद की पश्चिम केंद्रित अनुवाद पद्धति, जिसमें अनुवाद कर्म शब्दानुवाद अथवा भावानुवाद के बीच ही झूलता रहा, से परे ऐसा अनुवाद जिसमें अनुवादक के पास मूल रचना की लक्ष्य भाषा में अथवा उसी भाषा में पुनः सृजन की स्वतंत्रता होती है। तो एक तरह से किसी मूल रचना की पुनर्रचना करना है, या तो उसी भाषा में या लक्ष्य भाषा में। ठीक है, तो ये सामान्य अनुवाद जो कि जैसे कि आप पश्चिम के जो अनुवाद पद्धति थी जिसमें शब्दानुवाद और भावानुवाद के दो तरह के ही अनुवाद इसमें पाए जाते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय परंपरा में अगर आप देखें तो पुनः सृजन के केस में अनुवादक के पास इसके पुनर्रचना की स्वतंत्रता होती है। तो इसमें शब्दानुवाद और भावानुवाद तक ही ये सीमित नहीं रहता है, ये एक तरह से पुनर्रचना हो जाता है किसी मूल पाठ का। भारतीय कालजयी साहित्य में अनुसृजन के अनेक उदाहरण हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में मिलने वाली राम कथाएं तथा कृष्ण काव्य इसका अन्यतम उदाहरण है। रामचरितमानस, कृतिवास रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां इनके रचनाकारों ने अपने समाज एवं संस्कृति की भावात्मक आवश्यकताओं तथा भाषा के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनका अनुसृजन किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन सभी रचनाओं को अपनी अपनी भाषाओं में मूल रचना का सम्मान प्राप्त है। तो हम लोग अगर भारतीय कालजयी साहित्य में देखेंगे तो अनुसृजन या पुनः सृजन के आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। सबसे बड़ा तो उदाहरण है जो अनेक भाषाओं में मिलने वाले हमारे यहाँ राम कथा हो गया या कृष्ण काव्य हो गया। जैसे कि रामायण का ही आप देखेंगे, हमारे भारत में कितने सारे संस्करण हैं और हर एक संस्करण हर एक संस्कृति या हर एक समाज पे केंद्रित है। तो थोड़ी थोड़ी कहानियों में आपको अंतर दिख जाएगा,
लेकिन जो मूल उसका केंद्र बिंदु है वो एक ही तरह का स्टोरी लाइन है उसमें। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात की गई है कि अनुवाद के माध्यम से, तो वो देखिए राम कथा जो है किसी एक भाषा में मूल रूप से लिखा गया होगा, लेकिन अन्य भाषा भाषी समाज तक पहुंचाने के लिए उसको विभिन्न भाषाओं में उसकी पुनर्रचना की गई, क्योंकि इसमें आप शब्दानुवाद या भावानुवाद नहीं देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि समाज जैसा समाज है उसके अकॉर्डिंग ही राम कथा का अडेप्टेशन कर लिया गया है या कृष्ण काव्य का अडेप्टेशन कर लिया है, तो उसी का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जो सभी रचनाएं हैं विभिन्न समाज के विभिन्न भाषा भाषी के बीच में, जो भी रामायण या कृष्ण काव्य उपलब्ध है, उनको मूल रचनाओं से सम्मान प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस और कृतिवास रामायण को उसका कॉपी है ऐसा कुछ समझा जाता है, दोनों को मूल रचना जैसा ही सम्मान प्राप्त है। भारत में अनुसृजन अथवा पुनःसृजन अथवा पुनर्रचना की एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। मध्यकाल में विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास क्रम में इन पुनर्रचनाओं की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक चली आ रही है और परिणाम स्वरूप राम कथा तथा महाभारत के अनेक संस्करण विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न विधाओं तथा शिल्पों के माध्यम से उपलब्ध है। तो ठीक है, इसमें विभिन्न विधाओं और शिल्पों में भी उपलब्ध है इस तरह की रचनाएं। वाल्मीकि कृत रामायण से शुरू हुई रामकथा परंपरा उत्तर रामचरित, रामचरितमानस, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, तमिल में रचित रामावतारम, तेलुगु में रचित रंगनाथ रामायणम, हिंदी में रचित साकेत आदि से भी आगे तक उपलब्ध है। तो देखिए मूल क्या था, वाल्मीकि कृत रामायण, और उसके बेसिस पे इसके अलग अलग भाषाओं अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग तरह की रचनाएं पुनर्रचना की गई है इसके। इसके अतिरिक्त म्यांमार यानी बर्मा, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मंगोलिया आदि विभिन्न एशियाई देशों में भी रामकथा की परंपरा देखने को मिलती है। इसी तरह विभिन्न भारतीय भाषाओं में महाभारत के भी विभिन्न अनुवाद एवं रूपांतरण देखने को मिलते हैं। तो इसी इसी चीज को यहाँ पे पुनर्रचना बोला गया है, अनुसृजन या पुनर्सृजन कहा गया है, जहां आप एक मूल पाठ का भाव को लेके तो उसका भावानुवाद या शब्दानुवाद नहीं करते, उसकी जो एक स्टोरी लाइन है, उसकी जो कहानी है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी भाषा और अपने समाज के अकॉर्डिंग और उसकी पुनर्रचना कर दी जाती है। अनुसृजन का महत्व एवं उपयोगिता। अनुवाद में इस तरह की छूट अथवा मूल के प्रति किसी तरह का कोई हट न होने के कारण भारत में रूपांतरण, पुनःसृजन, अनुसृजन आदि के रूप में भरपूर काम हुआ, जिसमें न केवल साहित्य को आम जन तक पहुंचाया बल्कि भारतीय भाषाओं के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। तो इन सब रूपांतरण हो गया, पुनःसृजन हो गया, अनुसृजन के माध्यम से आदि के माध्यम से साहित्य को अन्य भाषा भाषियों तक भी पहुंचाया गया, आम जन तक पहुंचाया गया, और इस तरह से भारतीय भाषाओं का विकास संभव हो पाया। इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि सृजनात्मक साहित्य में मूलनिष्ठ अनुवाद के स्थान पर यदि अनुवादक को रचना को आत्मसात करते हुए उसे पुनः सृजन की छूट हो, तो वह रचना न केवल बेहतर अनुवाद होती है अपितु लक्ष्य भाषा के पाठक वर्ग के मानस को अधिक गहराई से छूती है, और साथ ही मूल रचनाकार के रूप में अनुवादक की निर्माण प्रक्रिया में भी बेहद सहायक होती है। तो इसमें देखिए, अगर जो अनुवादक है उसको पुनः सृजन की छूट मिलती है तो वो अपने समाज, अपने भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उसका उसका अनुवाद करता है, या यूं कहें तो पुनः सृजन करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि वो जो रचना होगी, जो अनुदित पाठ होगा, वो लक्ष्य भाषा का जो पाठक वर्ग होगा उसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएगा, और साथ ही जो अनुवादक को क्या फील आएगा कि वो एक तरह से मूल रचना ही कर रहा है, क्योंकि उसने तो अनुवाद तो किया नहीं, बस उसने क्या किया है कि जो मूल पाठ था उसका जो जो भी कथ्य था उसको अच्छे से समझते हुए उसको अपने भाषा, अपने समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको उस तरह से पुनर्रचना कर देता है। ठीक है, तो इस तरह वो अनुवादक ना रह के एक मूल रचनाकार के की भूमिका में आ जाता है एक अनुवादक। इसका एक अन्यतम उदाहरण है उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद। यदि अनुवाद के सीमित मानदंडों में कसकर देखा जाए तो उमर खय्याम की रुबाइयों का अंग्रेजी में किया गया अनुवाद मूलतः अनुवाद न होकर अनुसृजन ही है। तो उमर खय्याम की रुबाइयां काफी फेमस है, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो उस अनुवाद को अगर आप अनुवाद के सीमित मानदंडों जो भी उसके स्टैंडर्ड है उस पे अगर आप उसको देखेंगे जज करके, तो उसमें क्या मिलेगा आपको कि ये मूलतः अनुवाद नहीं है, ये अनुसृजन ही है, मतलब उसकी पुनर्रचना कर दी गई है। तो आप उसका शब्द अनुवाद या भावानुवाद उसके अनुवाद में नहीं पाएंगे, जब बल्कि ये पाएंगे कि वो अनुसृजन या पुनःसृजन है। स्पष्ट है कि अनुवाद में ली गई यह छूट कविता के अनुवाद में पुनःसृजन की ओर संकेत करती है, जिसे फिट्जजेराल्ड उचित मानते हैं और लिखते हैं। बट एट ऑल कोस्ट अ थिंग मस्ट लिव विथ a transfusion of one's own words. Life is one cannot retain the originals better. Better a live sparrow than a stuffed eagle. उनका मानना है कि कविता अपने अनुवाद के बाद भी कपड़े के बाज की तुलना में जिंदा चिड़िया सी फुदकती और जीवंत दिखे। तो यहाँ पे कम से कम कविता के अनुवाद में छूट की बात की जा रही है, ताकि जो कविता का अनुवाद हो, शब्दानुवाद या भावानुवाद ना हो कि एक तरह से पुनर्सृजन लगे,
तो लक्ष्य भाषा के पाठकों के मानस को और गहराई से वो छू सकेगा। और इसी आधार पर विभिन्न हिंदी कवियों मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक आदि ने भी कई पुनर्सृजन किए, जिन्हें हम वॉल्टर बेंजामिन के शब्दों में रचना का उत्तर जीवन कह सकते हैं। तो अनुसृजन या पुनर्सृजन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रचना का उत्तर जीवन। ये शब्द किसने दिया, वॉल्टर बेंजामिन ने। तो अगर हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और श्रीधर पाठक आदि ने भी हिंदी कविता को लेके कई तरह के पुनर्सृजन किए हैं। अब आते हैं अनुवाद और पुनर्लेखन। अनुसृजन की तरह ही अनुवाद को पुनर्लेखन भी कहा गया है। पुनर्लेखन को अंग्रेजी में रीराइटिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है फिर से लिखना। सर्जनात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद को अनुसृजन, पुनर्लेखन, नवलेखन आदि कई रूपों में देखा गया है। तो अनुवाद को अनुसृजन के तौर पर भी देखा जाता है, पुनर्लेखन भी बोल दिया जाता है और नवलेखन भी बोला जाता है। तो इन सब में स्लाइटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं अनुवाद और पुनर्लेखन क्या है। आंद्रे लेफेवेयर ने अपनी पुस्तक ट्रांसलेशन, रीराइटिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ लिटरेरी फेम में ट्रांसलेशन इज ऑफ कोर्स ए रीराइटिंग ऑफ एन ओरिजिनल टेक्स्ट लिखकर अनुवाद को केवल भाषाई व्यापार के दायरे से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करते हैं। वे यह भी मानते हैं कि पुनर्लेखन के रूप में अनुवाद संस्कृति एवं साहित्य को समृद्ध भी करता है। तो देखिए क्या लिखा है, रीराइटिंग इज मैनिपुलेशन अंडरटेकन इन द सर्विस ऑफ पावर एंड इन इट्स positive aspect can help in the evolution of a literature and a society. Rewritings can introduce new concepts, new genres, new devices, and the history of translation is the history also of literary innovation of the shaping power of one culture up on another. ओके तो ये आंद्रे लेफेवर अपनी पुस्तक में लिखते हैं ट्रांसलेशन, रीराइटिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ लिटरेरी फेम, जहां पे उन्होंने अनुवाद को केवल भाषाई व्यापार मतलब सिर्फ भाषाओं का रूपांतरण नहीं है, उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वो मानते हैं। और उसे पुनर्लेखन के रूप में उनका कहना है कि पुनर्लेखन के रूप में अनुवाद जो है किसी भी संस्कृति या किसी भी साहित्य को समृद्धि तक पहुंचा सकता है। एंद्रे लेफेवेयर अपनी इसी पुस्तक ट्रांसलेशन, रीराइटिंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ लिटरेरी फेम में आगे लिखते हैं कि अनुवाद एक भिन्न पाठक वर्ग की निश्चित विचारधारा अथवा काव्य शास्त्र हेतु मूल के अनुकूलन के उद्देश्य से किया जाता है तथा यह गतिविधि लक्ष्य व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण, काव्य शास्त्र तथा विचारधारा के दबाव में की जाती है। इस तरह यह मूल रचना के पुनर्लेखन के माध्यम से लक्ष्य संस्कृति अथवा भाषा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो एंद्रे लेफेवेयर का मानना है कि अनुवाद कोई दूसरे भाषा का पाठक वर्ग है, उसकी एक निश्चित विचारधारा या उसके जो उस भाषा का जो काव्य शास्त्र है उसमें उसमें एडप्ट करते हुए जो मूल पाठ है उसका अनुवाद के माध्यम से अनुकूलन कर दिया जाता है और इसमें मूल रचना का पुनर्लेखन हो जाता है और इसके माध्यम से जो लक्ष्य संस्कृति अथवा लक्ष्य भाषा के पाठक वर्गों का जो उद्देश्य है या उनको ध्यान में रखते हुए जो रचनाएं की जाती है तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाता है। अनुवाद को पुनर्लेखन मानते हुए तेजस्विनी निरंजना अनुवाद को औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उपनिवेशित समाजों पर वर्चस्व स्थापित करने के उपकरण के रूप में देखती हैं। तो तेजस्विनी निरंजना जो है एक अनुवाद के क्षेत्र में एक चिंतक है। तो उन्होंने अनुवाद को औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उपनिवेशित समाजों पर वर्चस्व स्थापित करने के उपकरण के रूप में देखा है। मतलब जैसे कि ब्रिटिश हो गया, वो भारत के साहित्यों का जो अनुवाद किया तो यहाँ के समाज को समझने और इस समाज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही किया था ट्रांसलेशन का। जितने भी भारतीय हमारे जो रचनाएं थी उनका जो अनुवाद किया गया और उस अनुवाद के साथ जो छेड़छाड़ की गई, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है, तो वो किस लिए किया गया, यहाँ के समाज को समझने के लिए, यहाँ समाज में क्या कमियां हैं, किस तरह के लूप होल्स हैं और यहाँ के समाज की जो मूल रचना है उसको उसमें छेड़छाड़ करके इस समाज को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया। और इस तरह से औपनिवेशिक जो शक्तियां हैं उसने उपनिवेशित समाजों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में अनुवाद का प्रयोग किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुवाद के माध्यम से किसी रचना को किसी अन्य समाज अथवा संस्कृति में किंचित परिवर्तनों के साथ जब स्थापित किया जाता है तो उसे पुनर्लेखन कहा जाता है। तो किसी अनुवाद के माध्यम से आप किसी रचना को अन्य समाज अथवा संस्कृति में आप पहुंचाना चाहते हैं तो उसको और उसमें कुछ परिवर्तन कर दे अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो उसे ही पुनर्लेखन कहा जाता है। जहां वह रचना अर्थ के संदर्भ में अपने मूल से भिन्न रूप में होती है, मतलब जहां आप देखेंगे कि अर्थ के संदर्भ में अपने मूल जो रचना है उससे जो अनुदित पाठ आपका हुआ जो वो उससे भिन्न रूप में होता है। लेफेवियर इसे प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरण भी देते हैं, जिनमें से एक फिट्जजेराल्ड द्वारा फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी है, जिसके माध्यम से उस निश्चित संस्कृति तथा समाज को तुलनात्मक रूप से हीन दिखाने का प्रयास किया।
लेफेवियर इसे ही मैनिपुलेशन कहते हैं, जहां उसका उद्देश्य मूल से छेड़छाड़ भी होता है। तो इसके माध्यम से, पुनर्लेखन के माध्यम से मूल पाठ के साथ छेड़छाड़ भी कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें इसमें जो अनुवादक को होती है वो छूट मिली होती है कि उसमें कुछ किंचित परिवर्तन कर सके। तो इस तरह जो मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है अनुवाद के माध्यम से, जिस तरह से इसमें एग्जांपल दिया गया कि फिट्जजेराल्ड द्वारा जो फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया गया, उसके माध्यम से उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिससे उसमें स्पष्ट होता है कि जो निश्चित संस्कृति थी, जिसमें मूल पाठ का जो संस्कृति थी और समाज जो था, उसको अनुवाद के माध्यम से तुलनात्मक रूप से हीन दिखाने का प्रयास किया गया। अब आते हैं अनुवाद और नवलेखन। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में प्रयोग होने वाला एक अन्य शब्द है नवलेखन। जैसा कि ऊपर ही चर्चा की जा चुकी है कि नवलेखन, पुनःसृजन, अनुसृजन आदि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के ही विभिन्न रूप हैं। भारतीय साहित्य में प्राचीन धर्म कथाओं के विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संस्करण इसके उदाहरण हैं। इसी तरह उमर खय्याम की रचनाओं से लेकर शेक्सपियर, मिल्टन, शैली आदि विभिन्न भारतीयों तथा विदेशी रचनाकारों की रचनाओं के भी अनेक सृजनात्मक अनुवाद मिलते हैं। विभिन्न रचनाकारों की विषय व शैलीगत जटिलताओं तथा विविधताओं को देखते हुए अनुवादकों द्वारा अपनाई गई अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों में नवलेखन भी एक है। अनुवाद के सभी प्रकार अथवा पद्धतियां अपने स्वरूप में एक दूसरे के पर्याय भी नजर आते हैं। तो देखिए, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में एक और टर्म यूज किया जाता है, नवलेखन। तो ये भी लगभग उसी तरह का है, और इसमें जैसा कि लिखा गया है कि सभी एक दूसरे के पर्याय ही है। तो अगर आप नवलेखन हो गया, पुनःसृजन हो गया, अनुसृजन हो गया या पुनर्लेखन हो गया, सब एक दूसरे के पर्याय ही है। और उसके आधार पर आप, अगर आपका प्रश्न आएगा तो आपको इन्हीं सब का उदाहरण देना है। आप भारतीय प्राचीन धर्म कथाओं का उदाहरण दे सकते हैं, उमर खय्याम की रुबाइयों का जो अनुवाद किया था फिट्जजेराल्ड ने, उसका आप उदाहरण दे सकते हैं। और तो इसी तरह नवलेखन भी जो है सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद का ही एक रणनीति है, जिसमें उसी तरह से अनुसृजन या पुनःसृजन की तरह से मूल पाठ का एक नए तरीके से अ, उसका पुनर्लेखन किया जाता है, तो उसी को नवलेखन कहा जाता है। अनुवाद की भारतीय परंपरा की चर्चा करते हुए सुजीत मुखर्जी अनुवाद को नवलेखन के संदर्भ में देखते हैं। तो विभिन्न जो हमारे अनुवाद चिंतक हुए, किसी ने अनुवाद को पुनःसृजन कहा, किसी ने अनुवाद को नवलेखन कहा। तो और वे मानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के भारत में प्रवेश से पहले तक भारत में अनुवाद को नवलेखन की तरह ही सम्मान दिया गया है। Until the advent of Western culture in India, we had always regarded translation as new writing. तो इन्होंने बताया कि भारत में हमेशा से ही अनुवाद को एक नवलेखन की तरह सम्मान दिया जाता था। मतलब अनुवाद एक नई रचना की तरह ही अनुवाद को भी सम्मान मिलता था। भारतीय अनुवाद परंपरा पर विस्तृत चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि भारत में अनुवाद करते समय कभी भी भाषिक शुचिता अथवा कथ्य के प्रति निष्ठा की चिंता नहीं की गई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो मूल पाठ का जो भाषा है या उसकी जो शैली है और जो कथ्य के प्रति निष्ठा है, उस पे उसकी चिंता करते हुए यहाँ पे नवलेखन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है भारतीय अनुवाद परंपरा में। ठीक है। भारत में अनुवाद प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता की परंपरा भारतीय अनुवाद परंपरा में प्रारंभ से देखने को मिलती है। तो अनुवाद में स्वतंत्रता हमारे भारतीय परंपरा में काफी पहले से चली आ रही है। अनुवाद को द्वयम दर्जे का काम मानना, अनुवादक को प्रपंचक मानना अथवा साहित्य की दुनिया में अनुवादक की नागरिकता दूसरे दर्जे की माने जाने की यह परिपाटी मूलतः पाश्चात्य अनुवाद चिंतन की देन है। तो पाश्चात्य अनुवाद चिंतन यानी पश्चिम में अनुवादक को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, यही बात यहाँ पे बोला गया है। उसमें उनको दूसरे दर्जे का माना जाता था। भारतीय संदर्भ में अनुवादक को मूल रचनाकार के समान ही माना गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कालजयी रचनाओं के विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संस्करण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ भी अनुवादकों को मूल रचनाकार के बराबर माना गया, और यही कारण था कि जो अनुवादक हुए उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं में जो भारत की मुख्य रचनाएं थी, उनका अन्य भारतीय भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया और उनको मूल पाठ या मूल रचनाकार जैसा ही सम्मान प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में सुजीत मुखर्जी भी लिखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रूपांतरण अथवा अनुवाद दोनों ही शब्दों में मूल के प्रति निष्ठा जैसी कोई अवधारणा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा इस बात पे जोर नहीं दिया जाता था कि आपको जो मूल पाठ है उसके प्रति निष्ठा की धारणा रखनी है। आप इसके लिए अनुवादकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, जिससे क्या हुआ कि अन्य भाषा भाषी या पाठकों के पाठक समाज के ध्यान में रखते हुए हमारी जो भारतीय रचनाएं थी उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद संपन्न हुआ, और ये अनुवाद मूलतः शब्द अनुवाद और भावानुवाद न होके ये एक तरह से आपका पुनर्लेखन या अनुसृजन हुआ। भारतीय अनुवाद परंपरा में आधुनिक काल में आकर जुड़ती है, जहां अनुवाद की पाश्चात्य परंपरा का प्रवेश होता है। तो जो अनुवाद की पाश्चात्य परंपरा थी, जहां पे शब्दानुवाद और भावानुवाद पे ही जोर दिया जाता था, ये हमारे यहाँ यानी भारतीय अनुवाद परंपरा में आधुनिक काल में ही आके मिली। उससे पहले हमारे हमारे यहाँ अनुवादकों को पूरी तरह छूट थी, मूल के प्रति निष्ठा के लिए इतना कोई दबाव नहीं था।
स्पष्ट है कि अनुवाद के विभिन्न रूपों की निर्मिति में अनुवाद की बृहद परंपरा तथा सैद्धांतिकी की बड़ी भूमिका है। अनुवाद को नवलेखन कहने और समझने के मूल में पाठ का सृजनात्मक अनुवाद है, जिसकी परंपरा मध्यकालीन भारतीय साहित्य में देखी जा सकती है। तो जैसा कि हम लोग नवलेखन को देखते हैं, क्या अनुवाद को ही हम लोग नवलेखन बोलते हैं, और ये नवलेखन क्यों किया जाता है? किसी पाठ का सृजनात्मक अनुवाद करने के लिए, और जिसकी परंपरा हमें मध्यकालीन भारतीय साहित्य में दिखती है। तो इसी के साथ हमने देख लिया कि साहित्य अनुवाद जो है उसके लिए प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ पुनःसृजन, अनुसृजन, नवलेखन, पुनर्लेखन आदि के माध्यम से विभिन्न साहित्यों का अन्य भाषा भाषियों के लिए उनके सामाजिक भाषिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया, और इस अनुवाद में मूल के प्रति निष्ठा न रखते हुए अनुवादकों को पूर्णतः छूट दी गई, जिससे कि एक तरह की नई रचना अनुवाद के माध्यम से पुनर्लेखन, नई रचना का अनुवाद के माध्यम से पुनर्लेखन या पुनर्सृजन किया गया, और उस जो अनुदित पाठ है उसको भी मूल रचना के समान सम्मान प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, जो अनुवादक थे जिन्होंने मूल रचना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं में पुनर्सृजन, अनुसृजन या पुनर्लेखन किया, उनको भी अनुवादक के समान ही सम्मान प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब देख लेते हैं इसमें आप सारे क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में है या नहीं। तो देखिए, अनुवाद और पुनर्लेखन में आप लिख लेंगे, अनुवाद और अनुसृजन में भी आप टिप्पणी लिख लेंगे, और अनुसृजन से आप क्या समझते हैं मध्यकालीन भारतीय साहित्य, तो उसमें यही बताएंगे आप कि जो भारतीय राम कथाएं हो गई, कृष्ण काव्य हो गया, जो उमर खयाम की रुबाइयां हो गई, उन सब के उदाहरण देते हुए आप इसमें बताएंगे। इसके माध्यम से जो हमारा भारतीय साहित्य का विकास हुआ और भारतीय भाषाओं में समृद्धि आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं यूनिट 6 का वीडियो लेके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।